तो आज आप कोई डाउट है तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। अभी मैं आधे घंटे आपके लिए अवेलेबल हूँ 1 बजे तक। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। विदाउट लैपटॉप बिना राइटिंग के अपना कंटेंट सही नहीं होगा पढ़ना। तो अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ लीजिए। सर वो लास्ट में सर एग्जाम्पल बताया था ना आपने कल, लास्ट एग्जांपल करवाया था मैंने। अच्छा हाँ सर, हाँ ओके हाँ वो बता दो सर। चल देखिए, हमने क्या कहा कि ब्लॉक कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये नहीं देखते कि कौन सी एसेट आई और कौन सी एसेट गई। दैट मींस एसेट का नाम मैटर नहीं करता, मैटर करता है ओवरऑल वैल्यू ऑफ ब्लॉक। ठीक है, हमने कहा कि सब 2 एसेट हमारे पास है, ए एंड बी। सी हमने नहीं परचेज की तो हमारे पास 3 एसेट होगी। पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 6 लाख की एसेट पहले थी और 2 लाख की हम और ले आए। इसका मतलब हमारे पास टोटल एसेट कितने रुपए की है? 8 लाख रुपए की। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए, आपको ये नहीं देखना, ठीक है, आपको ये नहीं देखना कि उन असेट में से कौन सी कितने की है, वो नहीं देखना। आपको सिर्फ इतना देखना है कि मेरे पास असेट 8 लाख रुपए की। समझ गए? ठीक है, अब जब आप ये नहीं देखेंगे कि कौन सी कितने की है, तो फिर कोई भी असेट बिके, क्या आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? प्रॉफिट या लॉस? जब आप इंडिविजुअल असेट की कॉस्ट नहीं जानते तो क्या आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं, आप नहीं कैलकुलेट कर सकते प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो इसलिए ये बात हमेशा माइंड में डाल लो कि ब्लॉक कॉन्सेप्ट आते ही असेट की इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। डन? दैट्स व्हाई हम चाहे ए मशीन बेचें, चाहे बी बेचें और चाहे सी बेचें, हमारा ट्रीटमेंट सेम रहेगा। हम उतना अमाउंट हमारे ब्लॉक में से कम कर देंगे। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है, अब जब हम उस असेट ब्लॉक में से वो असेट कम कर रहे हैं, वो वैल्यू कम कर रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमें ओवरऑल प्रॉफिट हो जाए? फॉर एग्जांपल, ओपनिंग असेट थी 6 लाख रुपए की, परचेज हमने की 2 लाख रुपए की, टोटल कितना हो गया? 8 लाख रुपए। अब मैं आपको कहूं कि मैंने, ध्यान से सुनना, मैं आपको कहूं कि मैंने 2 असेट सोल्ड कर दी 10 लाख रुपए में। मैंने 2 असेट सोल्ड कर दी 10 लाख रुपए में। तो अब देखो, क्या मेरे पास असेट बची है? यस सर। यस। और क्या मेरी जो WDV थी, ओपनिंग प्लस परचेज, उससे भी ज्यादा अमाउंट मुझे रिकवर हो गया? हाँ सर। तो इस केस में मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अब मैं कहूंगा मुझे प्रॉफिट है, क्यों? क्योंकि ब्लॉक की पूरी वैल्यू कंज्यूम करने के बाद भी मेरे पास कुछ बच रहा है। तो मैं कहूंगा कि 2 लाख का मुझे कैपिटल गेन हो रहा है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल कि हमने 2 असेट बेच दी 6 लाख रुपए में, तो क्या हमें फायदा या नुकसान हो रहा है? क्या हमारे पास असेट बची है? पहले ये बताओ, क्या हमारे पास असेट बची है? हाँ सर। यस। तो जब तक असेट बचेगी तब तक आपको लॉस नहीं हो सकता। आप ये मानोगे कि जितनी वैल्यू बची है वो बची हुई असेट की है, तो असेट भी बची है और वैल्यू भी बची है, तो इसका मतलब हमें लॉस नहीं हुआ है। ओके बेटा? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट केस पे आते हैं। मान लो आपने सारी एसेट बेच डाली, सारी की सारी एसेट बेच डाली। ठीक है, सारी बेची और कितने रुपए में बेची? 15 लाख में बेची। तो क्या आपको प्रॉफिट हो गया? सारी हाँ एसेट सर। बेच डाली और 15 लाख का। हाँ, क्यों? क्योंकि एसेट तो सब बिक गई, अब तो एसेट है ही नहीं। और हमें जो 8 लाख रुपए भरपाई करनी थी उसकी जगह हमारे पास 15 लाख आ गए। तो क्या हमें एडिशनल बेनिफिट हो गया? हाँ सर। यस। तो वहां पे हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा अगर सारी एसेट बिक गई तो इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुझे प्रॉफिट 2 कंडीशन में होगा? या तो सारी एसेट बिक जाए और मेरे पास WDV से ज्यादा अमाउंट आए, या फिर सारी एसेट ना भी बिके तो भी मेरे पास WDV से ज्यादा अमाउंट आए। जब तक ओपनिंग प्लस परचेज से ज्यादा अमाउंट मेरे पास नहीं आएगा, मुझे प्रॉफिट तो हो ही नहीं सकता। बोल यही कह यस सकते सर। हैं? यस सर। और नुकसान एक कंडीशन में हो सकता है, जब
सारी एसेट बिक जाए और WDV बच जाए, सारी एसेट बिक जाए और WDV बच जाए तो ही हमें नुकसान हो सकता है। बोलो सही बोल रहा हूँ? हाँ सर। बस इतनी सी बात है, ये ब्लॉक होता है। बोलो बेटा, और कोई यहाँ तक कोई डाउट है? सर वो आपने सर एक ब्लॉक वाला कराया था ना सर, जिसमें आपने बताया था कि ना अदर प्लांट एंड मशीनरी में 15% लगता है डेप्रिसिएशन। हाँ हाँ, इसमें सर अदर प्लांट एंड मशीनरी में जो अपन प्रोडक्शन के लिए मशीनरी यूज लेते हैं वो भी इंक्लूड है ना? बिल्कुल आ जाती है। जो आपके प्रोडक्शन में जो आपकी मशीन चलती है, प्रिंटिंग मशीन है या कोई भी मशीन है, वो सब उसमें कवर हो जाती है। क्योंकि ओके सर। मशीन वर्ड जो है ना वो बड़ा ही वाइडर वर्ड है, ठीक है, तो उसको लिमिटेड नहीं किया गया, बोला सारी मशीनें इसी में है, जिसके लिए स्पेसिफिक ब्लॉक नहीं है। अब स्पेसिफिक किसके लिए है? सिर्फ वेसल के लिए है, गाड़ियां जो किराए पे चलती है उनके लिए है, उसके अलावा कंप्यूटर हो गया, ठीक है, रोलर जो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट हो गए, बुक्स हो गई, उनके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब ओके। और यस सर। बोलिए, और बोलिए, और कोई डाउट? और सर एक है ना ये आपने बताया था ना सर कि पर्सनल एसेट्स में अगर अपन ये जैसे एक्चुअल कॉस्ट लेके नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, हाँ हाँ, तो सर ये नोशनल डेप्रिसिएशन अपन पढ़ेंगे आगे या फिर ये इतना ही था बस इसका नहीं मतलब दिया इतना हो? ही था। नोशनल का मतलब ये है कि वो आपको चार्ज नहीं करना कहीं से। नोशनल का मतलब है कि वो आपको पिंडल से चार्ज नहीं करना, वो लगाना है बस, खत्म। वो सिर्फ कैलकुलेशन पर्पज के लिए लगाना है, दैट मीन उसका कहीं पे और ट्रीटमेंट नहीं होता। जैसे मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल दूं। आपने कोस्टिंग पढ़ी है? हाँ सर। कोस्टिंग में आपने डिसीजन मेकिंग का चैप्टर पढ़ा है क्या? मार्जिनल जिसको बोलते हैं। नहीं सर वो तो नहीं आया अभी तक। मार्जिनल नहीं पढ़ा? अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सुना है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हाँ सर, फोरगॉन ऑल्टरनेटिव की वैल्यू। हाँ, अपन ये कहते हैं कि साहब मेरे पास 10 लाख रुपए हैं और मैं अगर 10 लाख रुपए बिजनेस में कमाऊंगा तो वहां से 2 लाख कमाऊंगा। मैं अगर बिजनेस में लगाऊंगा तो 2 लाख कमाऊंगा, ये कहते हैं। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है कि सर आप बिजनेस मत करो, आप तो एक काम करो कि वो 10 लाख रुपए ना बैंक में डिपॉजिट करवा दो। तो जब आप ये डिसीजन ले रहे होते हो तो अब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हो कि अगर मैं पैसे का ये ना करूं तो मुझे इतना नुकसान हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना? हाँ सर। देखते हैं। यस सर। ओके, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो भी तो नोशनल कॉस्ट ही है। बताइए, क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नोशनल कॉस्ट ही है? हाँ सर। बिल्कुल, वो भी तो सिर्फ डिसीजन मेकिंग के काम में आ रही है, उसमें कोई इनफ्लो आउटफ्लो थोड़ी हो रहा है। हाँ सर। तो वैसे ही यहाँ पे भी कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा, सिर्फ डिसीजन मेकिंग के काम में आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या? नोशनल कॉस्ट। नोशनल कॉस्ट। और बोलिए। बस सर इतना ही है अभी तो। और कोई डाउट किसी के भी? ठीक है, मैं आपको एक हल्का सा रिवीजन करवाता हूँ, ठीक है, एक छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूँ। क्योंकि अपने पास 15 मिनट है तो अपन वेस्ट नहीं करेंगे उसको, कोशिश करते हैं उसको यूटिलाइज करने की। देखिए, अभी तक अपन ने बीएनपी में क्या क्या पढ़ा है मैं आपको बता देता हूँ। हमने अभी तक बेटा बीएनपी में पढ़ा है कि अगर हम कोई बिजनेस, प्रोफेशन या वोकेशन से इनकम हाँ जी, तो हमने पढ़ा बेटा बीएनपी, बिजनेस और प्रोफेशन। क्या है बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर? हमने क्या पढ़ा कि अगर आप बिजनेस, प्रोफेशन या वोकेशन कर रहे हैं तो उससे होने वाली इनकम आपकी इस हेड के अंदर कवर हो, राइट? ठीक है। अब हमने कहा कि सर क्या यही इनकम इसमें आएगी या इसके अलावा भी आएगी?
तो सेक्शन 28 ने हमें बताया कि ये सारी इनकम तो बीएनपी में आएगी ही आएगी, इसके अलावा भी कुछ इनकम बीएनपी में आएगी, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस हो गया, ड्यूटी ड्रॉबैक हो गया, नॉन कंपीटिंग फीस हो गया, पार्टनर रेमुनेशन हो गया, ये सारी चीजें भी इसमें आएगी। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है। फिर बात आई कि सर हम जो कैलकुलेशन करेंगे बीएनपी की वो कैसे करेंगे। तो बीएनपी के कैलकुलेशन के लिए दो मेथड हमें दिए सेक्शन 29 में, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का लिंक सिर्फ इतना सा है कि हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो P&L में दे रखी है, हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो तो P&L के रूप में दे रखी है या फिर कैश अकाउंट के रूप में दे रखी है। हमें उसमें से बीएनपी को अलग करना है। तो अलग करने के दो तरीके, या तो सारी बिजनेस की इनकम साइड में रखो और माइनस सारे बिजनेस के खर्चे करो, जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली क्या बच जाएगा, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस। और दूसरा तरीका कि आप P&L में से बाकी आइटम हटा दो। तो जैसे ही आप P&L में से बाकी आइटम हटाओगे ऑटोमेटिकली आपके पास क्या बचेगा, बीएनपी बच जाएगा। तो ये दो मेथड बताए गए कहाँ पे, सेक्शन 29 के अंदर। ओके देन अब उसके बाद बात आई कि सर कौन से एक्सपेंसेस अलाउ है और कौन से एक्सपेंसेस अलाउ नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा। तो कौन से एक्सपेंसेस अलाउ है और कौन से नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, उसके लिए हमें 4 कंडीशन पढ़नी पड़ी। बता सकते हैं कोई 4 कंडीशन कौन सी है। सर रिलेटेड टू बिजनेस, रेवेन्यू इन नेचर, इनकर्ड इन प्रीवियस ईयर और पर्सनल नेचर की नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पर्सनल नेचर के नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये सारे हमने पढ़ लिए थे। अब इसके बेस में हमने सबसे पहले सेक्शन किस पे गए अपन, सेक्शन 30 पे गए, जो कह रहा है बिजनेस प्रीमाइसेस से रिलेटेड खर्चे। किससे कह रहा है, बिजनेस प्रीमाइसेस से रिलेटेड खर्चे। हमने कहा ठीक है, बिजनेस प्रीमाइसेस से रिलेटेड खर्चे क्या हो सकते हैं। बिजनेस प्रीमाइसेस से रिलेटेड खर्चों में हमें बोला गया कि अगर कंपनी का ओन प्रीमाइसेस है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डेप्रिसिएशन होगा, उस केस में रिपेयर मेंटेनेंस होगा, इंश्योरेंस होगा या अदर खर्चे होंगे, लोकल टैक्सेस होंगे, म्युनिसिपल टैक्सेस होंगे, ये सारे होंगे। पर अगर जगह लेटर हुई, किराए की हुई, रेंटेड हुई, तो क्या होगा, तो किराया होगा। ठीक है, उसका रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस या फिर कोई और खर्ची हो सकती है। फिर सेक्शन 31 ने कहा कि आपको जो प्लांट मशीनरी एंड फर्नीचर लेके आना है बिजनेस में, उसके रिगार्डिंग क्या खर्चा हो। हमने कहा सेम वही बात है, अगर खुद का हुआ तो डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, और अगर किराए का हुआ तो रेंट, रिपेयर मेंटेनेंस और इंश्योरेंस। ओके यस। उसके बाद हमने एक सेक्शन और पढ़ा था, कौन बताएगा। इन दोनों सेक्शन के बाद हमने एक सेक्शन और पढ़ा था, कौन बताएगा। सेक्शन 38। सेक्शन 38 जो ये कह रहा था कि 30 और 31 के ऊपर अगर दोनों तरीके से यूज किया गया उन असेट का, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर का, कि उनको आपने पर्सनल भी यूज किया और बिजनेस भी यूज किया, तो जितना हिस्सा पर्सनल किया वो डिसअलाउड हो जाएगा और जितना हिस्सा ऑफिशियल यूज किया वो अलाउ हो जाएगा। ओके, फिर आए बेटा हम सेक्शन 32। सेक्शन 32 बात कर रहा है डेप्रिसिएशन। हम डेप्रिसिएशन क्यों लगा रहे हैं, इसके लिए हमने कहा था कि हम डेप्रिसिएशन इसलिए लगा रहे हैं ताकि हम उस असेट को रिप्लेस कर सकें। ठीक है, जब वो असेट खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो हम उसकी जगह नई असेट ला सके, इसके लिए। ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन के लिए हमने बोला कि सबसे जरूरी है डेप्रिसिएशन लगाने के लिए कि आपके पास क्या हो, आपके पास फिक्स असेट हो। दूसरा, उस फिक्स असेट का जो यूज आ रहा है वो बिजनेस में आ रहा हो। और तीसरा, आप उस असेट के मालिक हो। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, अदरवाइज आप डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। ओके, अब सवाल ये आया कि सर अगर कोई असेट ऐसी भी हो जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता हो, तो हमने कहा है ऐसी असेट कितनी है, 5 असेट। कौन कौन सी है, लैंड है, गुडविल है, लाइव स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट है, और ऐसी असेट जो साइंटिफिक रिसर्च में काम में आई है वो, उन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। ठीक है, आगे बात आई कि सर डेप्रिसिएशन अगर लगाना है तो मेथड क्या है। तो दो मेथड हमने बोला, एक हमने कहा WDV मेथड है और दूसरा हमने कहा SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड हमारे पास है। दोनों में से हम किसी भी मेथड पे लगा सकते हैं, पर इनकम टैक्स में WDV को प्रेफर किया गया है। जब WDV पे हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो ब्लॉक कंसेप्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ब्लॉक कंसेप्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाए जाते हैं। हमने कहा सर ये ब्लॉक कंसेप्ट क्या है, थोड़ा समझा दो।
तो ब्लॉक कंसेप्ट के अंदर हमने कहा कि ब्लॉक में जाने के बाद असेट की इंडिविजुअल आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। आप असेट को उसके ब्लॉक के नाम से जानते हैं, उसके पर्सनल नाम से नहीं जानते, ठीक है। तो जो भी ट्रीटमेंट होगा वो ब्लॉक का होगा, पर्सनल असेट का नहीं होगा। जो नफा नुकसान होगा वो भी ब्लॉक पे होगा, वो भी पर्सनल असेट पे नहीं। ये सारी बातें हमने वहां पे पढ़ ली थी, ठीक है। फॉर्मेट जो रहेगा, हम ओपनिंग डब्ल्यूडीवी लिखेंगे, उसमें जो हमने परचेज किया है वो एड ऑन करेंगे और जो सेल किया है वो लेस कर देंगे, तो बचेगी डब्ल्यूडीवी एट एंड ऑफ ईयर। इसमें हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन निकालने का बेसिस डेली हो सकता है, मंथली हो सकता है, पर इनकम टैक्स में ऐसा कुछ नहीं। इनकम टैक्स में सीधा सीधा कहा गया, अगर असेट 180 डेज और मोर काम में आई है, अगर असेट 180 डेज और मोर काम में आई है तो आप फुल डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अदरवाइज आप हाफ डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ओके, बोलिए, यहाँ तक कोई डाउट किसी को है तो पूछ लो। नो सर। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। नहीं है, चलिए आज इतना ही करेंगे बेटा। लैपटॉप ना होने की वजह से आज हमने सिर्फ रिवीजन किया है, कल अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.